स्कूल के पहले दिन राज्य ने हमारी ग्रेड्स के आधार पर स्प्रिट बीस्ट्स बांटे। हमारी कक्षा के मॉनिटर, जो ग्रेड में पहले स्थान पर थे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एसएसएस रैंक का हेवनली डेमन सिल्वर स्नेक चुना। जहां तक मेरी बात है, जो कक्षा में सबसे आखिरी स्थान पर था, मुझे केवल एक एफ रैंक का काला भालू ही मिला। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि भीषण ठंड का प्रलय आ गया। काले भालू के साथ अनुबंध करने के बाद मुझे उसकी जन्मजात क्षमता ठंड प्रतिरोध भी मिल गई। इसी बीच कक्षा मॉनिटर द्वारा चुना गया सफेद सांप बढ़ने और विकसित होने का समय ही नहीं पा सका। वह प्रलय के पहले ही दिन ठंड से जमकर मर गया। ईर्ष्या के कारण कक्षा मॉनिटर ने अन्य सहपाठियों के साथ मिलकर मेरे काले भालू पर घात लगाई। उन्होंने तो मेरे सामने ही उसे मारकर भालू के मांस का हॉटपॉट बना लिया। गंभीर रूप से घायल होकर मैं प्रलय की बर्फीली आंधी में गिर पड़ा। अत्यधिक घृणा और आक्रोश के साथ मर गया। लेकिन जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो खुद को उसी दिन पाया जब हम अपनी आत्मा पशु चुन रहे थे। जैसे ही मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह काले भालू को उठाने ही वाला था, कक्षा मॉनिटर ने अचानक चिल्लाकर कहा, रुको जरा। वह अपनी सीट से उठी और उसके हाथ में एक शुद्ध सफेद क्रिस्टल जैसी चमड़ी वाला सफेद सांप का बच्चा था। वह मेरी ओर दौड़ी और बिना कुछ कहे सफेद सांप को मेरी बाहों में थमा दिया। वह जल्दी से डिब्बे से अकेले पड़े काले भालू को उठा लेती है, जैसे उसे डर हो कि मैं उसे छीन लूंगा। तुम सफेद सांप ले लो, मुझे काला भालू चाहिए। पूरी कक्षा ने इस दृश्य को हैरानी से आंखें फाड़ कर देखा। यहाँ तक कि क्लास टीचर ने भी असंतोष में भौहें चढ़ा लीं। आपको पता होना चाहिए, सफेद सांप ही सबसे शुद्ध रक्त रेखा वाला था। इस बार लाए गए सभी आत्मा पशु शावकों में उसमें प्राचीन रक्त रेखा की सांद्रता 80% तक थी। अफवाह थी कि वह प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर का वंशज था। यह एक काले भालू से, जो एक नीच प्रजाति थी और जिसकी रक्त रेखा की सांद्रता केवल 20% थी, कहीं अधिक श्रेष्ठ था। इन दोनों के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। कोई भी यह नहीं समझ सका कि लू शियाओयान ने सफेद सांप को क्यों छोड़ दिया और उसकी जगह काले भालू को चुना। शियाओयान, साथ ही आत्मा पशु चुनना कोई मजाक नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य की विकास सीमा तय करता है। जल्दी से शियाओफान के साथ वापस अदला बदली कर लो। शियाओफान को इस सफेद सांप की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरी पढ़ाई में अच्छे अंक आते हैं। मैं चाहे किसी भी आत्मा पशु से अनुबंध करूं, बहुत तेजी से साधना कर सकता हूं। लेकिन शियाओफान की साधना प्रतिभा केवल औसत है। अगर उसे इतनी गंदी रक्त रेखा वाले काले भालू के साथ जोड़ दिया गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं उसके साथ आत्मा पशु बदलने के लिए तैयार हूँ। लू शियाओयान की बातों पर कक्षा में तालियों की गूंज उठी। हर कोई उसकी निस्वार्थता से प्रभावित हो गया। शियाओयान, साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ताओ हृदय। तुम्हारे पास दयालुता से भरा, शुद्ध और निष्कलंक हृदय है। मैंने बिना एक पल गंवाए सफेद सांप को आगे बढ़ा दिया। अपनी दिखावटी अच्छाई अपने पास रखो, मुझे वो काला भालू चाहिए। लू शियाओयान की आंखों में घबराहट की झलक आ गई। उसने काले भालू को अपनी बाहों में और भी कसकर भींच लिया। वह जिस तरह से भौहें चढ़ाकर छोटे भालू को पकड़े हुए थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे तंग कर रहा हूँ। शियाओफान, तुम्हें मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हारे साथ सौदा करने को तैयार हूँ। बहुत हो गया, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक मेरी कलाई किसी चीज से लिपट गई। इसके बाद तेज दर्द हुआ। मैंने नीचे देखा तो पाया कि छोटे सफेद सांप ने मुझे काट लिया था। 2 नन्हे दांतों ने मेरी त्वचा को भेद दिया और घाव से चमकते हुए लाल खून की बूंदें निकल आईं। छोटे सफेद सांप ने अपनी धोमुही जीभ निकाली और मेरी त्वचा को चुभन भरे एहसास के साथ चाटने लगा। इतनी ही देर में सफेद सांप ने जबरदस्ती मुझसे अनुबंध कर लिया, और वह भी जीवन मृत्यु का रक्त संबंधी अनुबंध था। सहपाठियों ने मेरी ओर देखा और एक साथ हूटिंग करने लगे। मैं तो सोचता था कि शियाओफान बस एहसान फरामोश है। उसने लू शियाओयान द्वारा दिया गया सफेद सांप लेने से इनकार कर दिया। असल में वह तो बस दिखावा कर रहा था, कह रहा था कि वह उसे वापस कर देगा, जबकि असल में जल्दी से उसके साथ अनुबंध करने की फिराक में था। शायद उसे डर था कि कहीं वह अपना मन न बदल ले। हारने वाला हमेशा हारने वाला ही रहता है। क्या पाखंडी है ये? मुझसे अनुबंध करने के बाद सफेद सांप चक्कर में आ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में चला गया। अपने चारों ओर हो रही गपशप सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं सच में इस बेकार सफेद सांप को नहीं चाहता था। जब उसने जबरदस्ती मुझसे अनुबंध कर लिया तो मुझे दूसरों की घूरती निगाहें सहनी पड़ी और मैं ठंडे चेहरे के साथ अपनी सीट पर लौट आया। सिर्फ मैं जानता था कि यह दिखने में बहुत चाहा गया सफेद सांप महज आधे महीने में एक बेकार बोझ बन जाएगा। लेकिन लू शियाओयान की आंखों में देखकर मुझे अचानक कुछ एहसास हुआ। जिस पल उसने सफेद सांप छोड़ दिया और मुझसे काले भालू के लिए लड़ाई की, उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भी मेरी तरह पुनर्जन्म ले चुकी है। पिछली जिंदगी में लू शियाओयान ने सफेद सांप चुना था, जबकि मुझे वह काला भालू मिला जिससे कोई अनुबंध करना नहीं चाहता था। अप्रत्याशित रूप से आधे महीने बाद भीषण ठंड का प्रलय आ गया। पूरी पृथ्वी -50 डिग्री की भयंकर ठंड में डूब गई।
धरती एक विशाल फ्रीजर में बदल गई थी। अन्य मिश्रित रक्त वाली आत्मा जंतुओं की तुलना में कुलीन रक्त वाली सफेद सांप को विकसित होने में कहीं अधिक समय लगता था। जब भीषण ठंड का प्रलय आया तब सफेद सांप अभी भी एक कमजोर जीव था जिसे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करना आता था। वह पहले ही दिन जमकर मर गया। वहीं मेरी देखभाल में मेरा काला भालू पहले ही वयस्कता तक पहुंच चुका था। -50 डिग्री तापमान में उसने अपनी जन्मजात क्षमता ठंड प्रतिरोध मेरे साथ साझा की। मैं प्रलय में ठंड से मरने से सबसे कम डरने वाला व्यक्ति बन गया। मैं स्कूल द्वारा संगठित जागृत छात्रों की एक टीम में शामिल हुआ जो बाहर जाकर आपूर्ति जुटाने के लिए निकली थी। रास्ते में लू शियाओयान ने कई बार काले भालू को लुभाने की कोशिश की कि वह मुझसे अपना अनुबंध तोड़कर उसका साथी आत्मा जंतु बन जाए, लेकिन काले भालू ने उसे ठुकरा दिया। बार बार ठुकराए जाने से अपमानित और क्रोधित होकर लू शियाओयान ने दूसरों से कहा कि अगर वे काले भालू का मांस खा लें तो वे भी ठंड सहने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह एक बार जब हम आपूर्ति जुटाने गए तो लू शियाओयान ने दूसरों के साथ मिलकर मुझे और काले भालू दोनों की हत्या कर दी। उस नरभक्षी प्रलयकालीन दुनिया में हम उनके पेट भरने के लिए सिर्फ भोजन बनकर रह गए। मैंने लू शियाओयान की बाहों में काले भालू को ठंडी नजरों से घूरा। पिछले जीवन में मेरे और काले भालू के बीच गहरा रिश्ता था। हम ऐसे साथी थे जो जीवन मृत्यु की घड़ी में एक दूसरे की पीठ पर भरोसा कर सकते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में लू शियाओयान उसे मुझसे छीन लेगी। मुझे ठंड सहने की क्षमता खोने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन पिछले जन्म का खून का कर्ज इस जन्म में खून से ही चुकाना होगा। जब मैं काले भालू को खोई खोई नजरों से देख रहा था, मैंने देखा कि उसने अपनी आंखें घुमाई और मेरी ओर देखा। जब हमारी नजरें मिलीं, तो वह छोटा भालू जो मुश्किल से एक खिलौने के आकार का था, उसने सच में मुझे 2 बार पलकें झपकाईं। न 1 बार, न 3 बार, बल्कि ठीक 2 बार। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 बार पलकें झपकाना मेरे और काले भालू के बीच पिछले जन्म का गुप्त इशारा था, यानी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। पहले उसे लगा था कि मैं पुनर्जन्मित हूं और अब वो भी वही तरीका अपना रही थी। मैंने लियू शियाओयान को देखा, जैसे कह रहा हूं, शुभकामनाएं काम आएंगी। सिर्फ इसलिए कि काला भालू मासूम दिखता था तो वो शांत और सौम्य नहीं हो जाता। उसके ठीक सामने खड़ा काला भालू पूरी तरह से दोहरे चेहरे वाला चालाक था। जैसे ही मेरी नजरें काले भालू से संवाद कर रही थीं, अचानक मेरी उंगली को एक ठंडी सी छोटी सी जुबान ने घेर लिया। नीचे देखा तो पता चला कि वह मेरी छोटी सफेद सांप थी। वह निकम्मी कुलीन छोटी पूर्वज जो सिर्फ सुंदर दिखने के अलावा किसी काम की नहीं थी। मैं निकम्मी नहीं हूं। एक गर्वित और तटस्थ आवाज मेरे मन में गूंज उठी। और इंसान पुरुष, तुम्हें उस काली चमड़ी वाली बदसूरत अजीब चीज को देखने की इजाजत नहीं है। मैंने अपने दूसरे हाथ से छोटी सफेद सांप के सिर को छेड़ा। क्या अभी तुमने बात की थी? छोटी सफेद सांप ने गर्व से अपना सिर उठाया और आलस्य से मेरी हथेली में लिपट गई। मुझे लग रहा था कि मुझे उसे सफेद सांप नहीं कहना चाहिए, मुझे उसे छोटी पूर्वज कहना चाहिए। मेरा नाम लिंग शुआंग है। अधिकांश आत्मा पशु अनुबंध मनुष्यों द्वारा शुरू किए जाते हैं। पशु जातियां स्वभाव से ही गर्वित होती हैं। जहां पशु शावक अपेक्षाकृत शांत होते हैं, वहीं बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो किसी इंसान से लगाव महसूस होने पर खुद ही अनुबंध शुरू करते हैं। सावधानियों को समझाने के बाद सभी सहपाठी अपने आत्मा पशुओं के साथ अनुबंध करने की कोशिश करने लगे, सिवाय मेरे। अगर उन्होंने अपनी आंखों से न देखा होता तो कौन मानता कि मुझे वास्तव में प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर की एक कुलीन संतान ने जबरन अनुबंधित किया है। लिंग शुआंग, आपने मेरे साथ सक्रिय रूप से अनुबंध क्यों किया? वो औरत बदबूदार है। बदबू आ रही है। लियू शियाओयान स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। स्कूल में अनगिनत लड़के उसका पीछा करते हैं और उसे सुगंधित कहते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल अंधे हैं। उसकी आत्मा में घिन आती है। मेरा क्या? मेरी बाहों में मौजूद सफेद सांप ने अपना सिर मेरी आस्तीन में और गहराई तक घुसा दिया। उसकी आवाज थोड़ी अस्वाभाविक थी। आप सब सही हैं, साफ। ऊब के मारे मैंने धीरे से अपनी उंगलियों से लिंग शुआंग के शल्कों को सहलाया। सफेद सांप को छूने पर आश्चर्यजनक रूप से अच्छा एहसास हुआ। बर्फीली ठंडी परतें असाधारण रूप से चिकनी थीं, छूने पर बेहतरीन रेशम जैसी लगती थीं। मैंने थोड़ी देर तक उसके सिर को सहलाया, फिर उसके शरीर को गुदगुदाया। अंततः मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसकी पतली सुंदर पूंछ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। कहते हैं ना कि सांप के कमजोर हिस्से को नहीं छूना चाहिए, लेकिन वह तो बस एक छोटी सी सांप की बच्ची थी। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसकी पूंछ को दबाया, लिंग शुआंग का पूरा शरीर बिजली के झटके जैसा अकड़ गया। उसकी बर्फ जैसी सफेद परतों के बीच उसकी त्वचा हल्की गुलाबी हो गई थी। अभी रुक जाओ, तुम बदमाश हो। तुम मेरा यौन उत्पीड़न कर रहे हो। इस वक्त उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी छोटी लड़की के साथ अभी अभी कुछ गलत हुआ हो। मैंने पलक झपकाई और लापरवाही से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम तो बस एक बच्ची हो, ऐसे गंदे ख्याल मत लाओ। लिंग शुआंग इतनी गुस्से में थी कि उसकी सांप जैसी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। वह गुस्से में अपना सिर घुमाकर बैठ गई और मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
कक्षा में लियू शियाओयान सबसे पहले अपना अनुबंध चक्र बनाना पूरा कर चुकी थी। उसके सुंदर और नाजुक चेहरे पर खुशी की एक झलक आई जब उसने काले भालू के साथ अनुबंध शुरू किया। अनुबंध चक्र काले भालू को घेर कर तेजी से घूमने लगा। चक्र के अंदर काले भालू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और चुपके से संरचना में 2 बदलाव कर दिए। चक्र बिना किसी आहट के एक सामान्य समान अनुबंध से बदलकर स्वामी सेवक अनुबंध में बदल गया। हालांकि इस अनुबंध में काला भालू स्वामी था और लियू शियाओयान सेवक। यह वही चक्र था जिसे काले भालू और मैंने अपनी एक पिछली खोज के दौरान एक खंडहर में खोजा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अब काला भालू इसका इस्तेमाल लियू शियाओयान को फंसाने के लिए करेगा, लेकिन लियू शियाओयान, जिसने सफलतापूर्वक काले भालू से अनुबंध कर लिया था, ने मुझे एक घमंडी नजर से देखा। मैंने चुपचाप अपना हाथ मेज के नीचे छुपाया और भालू को अंगूठा दिखाया। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी सीधे साधे दिखने वाले इंसान को नाराज मत करो। मानव पुरुष, तुम बुरे इंसान हो। अचानक मेरे कानों में एक रूठी हुई आवाज गूंज उठी। नहीं, यह फिर से मेरी तुनक मिजाज, अक्खड़, घमंडी और नाजुक दिल वाली छोटी सांप थी। मैं कैसे बुरा हूं? मैंने अनमने ढंग से अपनी उंगली से उसकी बर्फीली चमड़ी को हल्के से थपथपाया। तुमने मेरी पूंछ को छुआ और फिर भी तुम किसी और औरत के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी एक काली सी बदसूरत अजीब औरत के साथ। जितना ज्यादा लिंग शुआंग बोलती गई, उसकी आवाज उतनी ही दुखी होती गई। मैंने एक न के बराबर आ भरी। एक और गुण जोड़ लो, वो एक जलनखोर छोटी ड्रामा क्वीन भी है। जब कक्षा के सभी लोगों ने अनुबंध पूरा कर लिया तो क्लास टीचर ने हर किसी को एक बैच खेती के सामान का बांटा। मैंने एक स्पिरिट स्टोन अपने लिए रख लिया और बाकी लिंग शुआंग को स्नैक्स की तरह खिला दिए। लिंग शुआंग ने उन 19 स्पिरिट स्टोन्स को एक एक करके निगल लिया। उसकी रफ्तार हैरान कर देने वाली थी। हम क्लासरूम से बाहर भी नहीं निकले थे कि मेरे सारे स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो गए। सहपाठी मुझे घूरने लगे। शियाओफान पागल हो गया है। पूरे हफ्ते की खेती की सारी सामग्री और उसने सब कुछ उस सफेद सांप को खिला दिया। क्या उसने अभी अभी क्लास में ध्यान भी दिया था? क्या उसे नहीं पता कि स्पिरिट बीस्ट्स का विकास चक्र बहुत धीमा होता है, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी नहीं खिलाना चाहिए। जो स्पिरिट स्टोन्स बांटे गए हैं वे मुख्य रूप से हमारी खुद की साधना के लिए हैं। उसके साथ अनुबंध करने वाला सफेद सांप तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। यहां तक कि क्लास टीचर की भी भौहें सिकुड़ गईं। कुछ छात्र ध्यान दें, हर महीने वितरित किए जाने वाले स्पिरिट स्टोन्स की संख्या सीमित है। अगर आप उन्हें बर्बाद कर देंगे तो स्कूल आपको अतिरिक्त नहीं देगा। लेकिन मैंने बस बेरुखी से जवाब दिया, समझ गया। सच कहूं तो अपनी पिछली जिंदगी में जब बात साधना की संसाधनों की आती थी तो मैं काले भालू के लिए बहुत उदार था। अधिकांश छात्र अपने साथी स्पिरिट बीस्ट्स के साथ संसाधनों को 4:1 के अनुपात में बांटते थे, लेकिन मैं हमेशा काले भालू के साथ 50-50 बांटता था। मेरा मानना था कि जब हम साथी हैं तो हमें सब कुछ बराबर बांटना चाहिए। लेकिन काले भालू के साथ भी मैं कभी उतना उदार नहीं था जितना मैं सफेद सांप के साथ था। उसे 19 मिले, मुझे 1। सिर्फ मेरे सहपाठी ही नहीं बल्कि मुझे भी लगता था कि मैं पागल हूं। मुझे भी यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अचानक मुझे याद आया कि सफेद सांप और मेरे बीच रक्त संबंधी अनुबंध था। एक सामान्य बराबरी के अनुबंध में अगर इंसान या जानवर में से कोई भी मर जाए तो दूसरे पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रक्त संबंधी अनुबंध अलग था। रक्त संबंधी अनुबंध का मतलब था साथ जीना और साथ मरना। अगर सफेद सांप मेरे पिछले जीवन की तरह ही प्रलय के पहले दिन ठंड से मर गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। इसलिए अभी इस छोटे पूर्वज की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। बाकी समय में छात्र अपने अपने स्थान पर साधना करने लगे। मैंने सफेद सांप को उठाया और बाहर चल पड़ी। जैसे ही मैं लियू शियाओयान के पास से गुजरी, उसने अचानक अपने आधे शरीर से मेरा रास्ता रोक लिया। सिर्फ मेरे सुनने लायक आवाज में उसने फुसफुसाकर कहा, उसने अचानक अपने आधे शरीर से मेरा रास्ता रोक लिया। सिर्फ मेरे सुनने लायक आवाज में उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे पता है तुम भी पुनर्जन्म ले चुकी हो। इस जीवन में अब मेरी बारी है कि मैं काले भालू से अनुबंध करूं और ठंड सहने की क्षमता हासिल करूं। मेरी नजरें चाकू की तरह तेज थीं, तो बेहतर होगा कि तुम जिंदा रहो। मैं खुद तुम्हें नर्क भेजने का इंतजार कर रही हूं। लियू शियाओयान की आंखों में एक पल के लिए डर झलक गया, लेकिन तुरंत ही उसकी जगह घमंड ने ले ली। अब मेरे पास काला भालू है। बिल्कुल, मैं अच्छी तरह जिंदा रहूंगी। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम दोनों हारने वाले तो बस चरम ठंड के प्रलय के पहले ही दिन मरने का इंतजार करो। मेरी बाहों में सफेद सांप ने अपनी पलकें उठाईं और उसे आलसी नजर से देखा। उसने सिर उठाया और लियू शियाओयान की ओर अपनी जीभ निकाली। एक घिनौनी बदबू तुरंत ही हवा में फैल गई। लियू शियाओयान का आत्मसंयम तुरंत टूट गया। चीखती हुई वह लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गई। शियाओफान, क्या तुम पागल हो गई हो? उस बदबूदार सांप को मुझसे दूर ले जाओ। मैंने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए मुड़कर सफेद सांप के साथ वहां से चली गई। एक जानवर पालना पैसे की बिना तली का कुआं था। इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स कहां से लाऊं? यह एक मुश्किल समस्या बन गई थी। मैंने अपनी उंगली से लिंग शुआंग की चमड़ी पर हल्के से थपथपाया और सोचने लगी।
अचानक मुझे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में सर्वनाश शुरू होने से ठीक पहले मीडिया ने एक छोटी सी स्पिरिट वैन का खुलासा किया था। समय रेखा के हिसाब से वह स्पिरिट वैन अभी तक किसी ने खोजी नहीं थी। मैंने सफेद सांप को लिया और स्पिरिट वैन की ओर पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाई। जब मैं अपनी पिछली जिंदगी में चिन्हित किए गए अनुमानित स्थान पर पहुंची तो पाया कि लू शियाओयान मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। लू शियाओयान एक अमीर परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उसका नेटवर्क और संसाधन मेरे जैसे आम इंसान की पहुंच से कहीं ज्यादा थे। मैं स्पिरिट वैन के बाहरी इलाके में खड़ी होकर ठंडेपन से देख रही थी कि लू शियाओयान 20 से ज्यादा हट्टे कट्टे आदमियों को लेकर उस वैन की खुदाई कर रही थी। सफेद सांप मेरी बाहों में सिमटा हुआ था और देख रहा था कि कैसे एक के बाद एक चमकदार पारदर्शी स्पिरिट स्टोन निकाले जा रहे थे। वह ललचाकर एक घूंट लार निगल गई। चमकदार पारदर्शी स्पिरिट स्टोन निकाले जा रहे थे। वह ललचाकर एक घूंट लार निगल गई। मैंने अपने हाथ से सफेद सांप की आंखें ढक दी। देखना बंद करो, यहाँ के स्पिरिट स्टोन की गुणवत्ता खराब है। मैं तुम्हें कहीं और ले चलूंगी। मैंने सफेद सांप को उठाया और हर कदम पर पीछे मुड़ मुड़कर अनमने मन से देखा। जैसे ही हम दूर जाने वाले थे, अचानक मेरे मन में एक खुशी से भरी आवाज गूंज उठी। भाई, क्या वो आप हैं? मैं अपने कदमों में रुक गया। अरे शोंग, अब तुम टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हो। उस लड़की लू शियाओयान ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया। उसने मुझ पर एक आत्मा जागरण जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जिससे मैं टेलीपैथी के जरिए संवाद कर सकता हूं। भाई, सफेद सांप को लेकर कहीं आराम करने के लिए रुक जाओ। सारे स्पिरिट स्टोन निकाल लेने के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा। काले भालू के साथ मानसिक बातचीत खत्म करने के बाद मैं अचानक वास्तविकता में लौट आया और देखा कि एक छोटी नाजुक सांप का चेहरा मुझे संदेह से घूर रहा था। लिंग शुआंग का सांप जैसा शरीर मेरी बाह के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसका गर्वित सा छोटा चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ गया। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। उसमें जंगली सांपों जैसी बदबू नहीं थी, बल्कि उसमें हल्की ताजगी भरी खुशबू थी। तुम क्या कर रहे हो? लिंग शुआंग ने नाराजगी से मुझे घूरा। मानव पुरुष, तुम सच में मेरी पीठ पीछे किसी और औरत के साथ चोरी छुपे संबंध रखने की हिम्मत रखते हो? मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपनी बाह से ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से उसकी सांप जैसी गाल को सजा के तौर पर चुटकी काटी। तू छोटी शरारती, अपनी जुबान संभाल कर बोल, लिंग शुआंग ने नाक सुड़कते हुए कहा। उसकी आवाज में शिकायत की हल्की झलक भी थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तुम्हारी आत्मा से भालू की गंध आ रही है। वो काली चमड़ी वाला अजीब प्राणी ही है ना? मैंने भौहें उठाईं। इस छोटी सांप की सूंघने की शक्ति वाकई तेज थी। हमारी स्वर्गीय दानव अजगर जाति में, जिससे भी हम रक्त संबंधी अनुबंध करते हैं, इस छोटी सांप की सूंघने की शक्ति वाकई तेज थी। हमारी स्वर्गीय दानव अजगर जाति में, जिससे भी हम रक्त संबंधी अनुबंध करते हैं, वही हमारा जीवन भर का साथी बन जाता है। तुम्हें उस काले भालू से कोई संबंध नहीं रखना है। मेरा चेहरा अजीब सा हो गया। तू छोटी शरारती, तेरी उम्र ही क्या है? क्या तुझे पता भी है कि साथी किसे कहते हैं? लिंग शुआंग ने मुझसे दुखी होकर देखा। उसकी पूंछ इधर उधर हिल रही थी। अचानक एक ठंडी दोमुही जीभ मेरे गाल से छू गई। इसके पहले कि मैं कुछ कर पाता, अपराधी ने फुर्ती से अपना सिर पीछे खींच लिया और धीरे से बड़बड़ाई। मैंने तुम्हें चाटा है, अब तुम मेरे हो। यह जगह मैंने चिन्हित कर दी है, अब कोई और तुम्हें छू नहीं सकता। मैं वहीं जड़ हो गया। मेरे होंठ फड़कने लगे। तुम कब से ऐसे इलाका चिन्हित करने लगी हो? मुझे नहीं लगता कि तुम कोई सांप हो। तुम तो कुत्ता हो, है ना? आध्यात्मिक नस को काले भालू के हवाले कर मैं लिंग शुआंग को उठाकर वापस कार में ले आया। हमने एसी का आनंद लिया और तरबूज खाया और मैंने कार के सेंटर कंसोल स्क्रीन पर एक फिल्म चला दी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फिल्म देखते देखते मुझे नींद आने लगी। जब मैं दोबारा जागा तब तक आसमान में अंधेरा छा चुका था। जंगली जंगल में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। हम चारों ओर से गहरी खामोश अंधेरे में घिरे हुए थे। ठीक उसी समय काले भालू ने मुझे टेलीपैथिक संदेश भेजा। भाई जल्दी आओ, वे सब चले गए हैं। मैंने हामी भरते हुए एक आवाज निकाली। नीचे देखा तो लिंग शुआंग मुझे सतर्कता और नाराजगी से घूर रही थी। मुझे अनायास ही थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे मैं रंगे हाथों पकड़ा गया कोई चोर हूं। हमने और कुछ भी बात नहीं की। लिंग शुआंग ने अपना सिर घुमा लिया। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं सुन रही। मैं आज बाकी दिन तुम्हें अनदेखा करूंगी। रात के साय में मैंने सफेद सांप को उठाया और धीरे धीरे आत्मा की नस की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि काले भालू ने मुझे बताया था, आत्मा की नस के पास अब कोई नहीं था। उन्होंने वहां केवल एक ऐसा जाल छोड़ा था जो नस को छुपाने के लिए था। जब सफेद सांप ने मुझे आत्मा की नस के स्थान पर पहुंचते देखा तो वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि मैं यहां क्यों आया, लेकिन छुपाने वाला जाल। जब सफेद सांप ने मुझे आत्मा की नस के स्थान पर पहुंचते देखा तो वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि मैं यहां क्यों आया, लेकिन चूंकि उसने अभी अभी घोषणा की थी कि वह मुझे अनदेखा करेगी, चाहे वह कितनी भी उत्सुक क्यों न हो, उसने अपना छोटा सा मुंह बंद रखा और सब कुछ भीतर ही दबा लिया। मैं जाल के पास छिप गया। थोड़ी ही देर बाद काले भालू ने जाल को निष्क्रिय किया और अपना सिर बाहर निकालकर मेरी ओर देखा। अब जब वह जोर से बोल सकती थी तो उसने मुझसे अपनी पंजा हिलाया। भाई जल्दी आओ।
काले भालू को देखकर मेरी बाहों में सफेद सांप मुझसे सट गई और अपनी जीभ लपलपाई काले भालू की ओर अपने दांत दिखाते हुए एक डरावना और धमकी भरा भाव बनाया। मैंने जल्दी से सफेद सांप का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और काले भालू को एक लाचार मुस्कान दी। सफेद सांप का स्वभाव थोड़ा तेज है। काले भालू ने मेरा रास्ता दिखाया। कोई बात नहीं भाई, बड़ी बहन को दोष मत दो। सफेद सांप का मुंह मैंने ढक रखा था, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। क्या बकवास है, ये घर तोड़ने वाली है, ये सांवली घर तोड़ने वाली है। मुझे छोड़ दो, मैं उसे काट काट कर मार डालूंगी। मैं कसम खाती हूँ, आज मैं उसे काट कर ही मारूंगी। मैं अभी भी जिंदा हूँ, समझी? और तुमने हिम्मत कैसे की मेरी आंखों के सामने इस सांवली घर तोड़ने वाली के साथ चोरी छुपे मिलन करने की? कैसी घटिया औरत है जिसे बस मर्दों को फंसाना आता है। मुझे छोड़ दो, मैं उससे आर पार की लड़ाई करूंगी। बहुत शोर हो रहा था। मैंने काले भालू और उसके चारों ओर हल्की सी लहराती आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर देखा। मैंने छोड़ दिया, जिससे सफेद सांप जमीन पर गिर पड़ी। लिंग शुआंग जमीन पर उतरने के बाद हैरानी से मेरी ओर देखने लगी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में उसे छोड़ दूंगी। कछुए की रफ्तार 0.008 मीटर प्रति सेकंड से वह काले भालू की ओर लपकी। हर 3 कदम पर मेरी ओर मुड़कर देखती रही। आखिरकार जब उसने चौथी बार पीछे मुड़कर देखा तो उसने मुझे अनिश्चित नजरों से देखा। तुम मुझे रोकने भी नहीं वाले? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे कीमती प्रेमी को काट कर मार डालूंगी? मैंने काले भालू की आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर देखा। पूरा दोपहर आत्मा पत्थर खाने के बाद काले भालू की आध्यात्मिक ऊर्जा सफेद सांप से 50 गुना से भी ज्यादा थी। वास्तव में कहना मुश्किल था कि कौन किसे काट कर मारेगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। कोई बात नहीं, मुझे देखना है कि तुम कितनी ताकतवर हो। अगर तुम उसे काट कर मार डालती हो तो मैं अब से सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा। सफेद सांप की पूंछ द्वंद्व में जमीन पर पटकने लगी। मेरी बातों से वह थोड़ी आकर्षित हुई, लेकिन फिर उसने काले भालू की ओर देखा और उससे निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा की धमकी भरी आभा को महसूस किया। आखिरकार वह झिझकते हुए वापस मेरे पैरों के पास आकर लिपट गई। छोड़ो भी, क्योंकि इस बार तुमने अपनी गलती मानने का अच्छा रवैया दिखाया है, मैं तुम दोनों को इस गुप्त मुलाकात के लिए माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। ये छोटी सी चीज वाकई ताकतवरों से डरने वाली दबंग थी। काले भालू ने आत्माशिरा पत्थरों को 3 ढेरों में बांट दिया था। उसने अपने लिए एक छोटा सा ढेर रखा, एक और छोटा ढेर अलग किया और एक विशाल पहाड़ जैसा ढेर अलग रखा। भैया, मैं बस ये ही रख लूंगी। लिंग शुआंग विशाल ढेर के आत्मा पत्थरों को घूर रही थी। उसकी आंखें लालच में हरी चमक रही थीं। एक खट्टी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। ये काली चमड़ी वाली अजीब चीज वाकई तुम्हारे लिए काफी उदार है। काले भालू ने दूसरे छोटे ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया, ये तुम्हारी साधना के लिए काफी होना चाहिए। फिर उसने विशाल ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब बड़ी बहन को दे देना। लिंग शुआंग की नाटकीय चिल्लाहट फिर से गूंज उठी। हूँ मैनमाले, लगता है यह काली चमड़ी वाली अजीब चीज आखिरकार तुम में दिलचस्पी नहीं रखती। क्या तुम एक होपलेस रोमांटिक हो या कुछ और? हर बात को रोमांस से क्यों जोड़ देती हो? लिंग शुआंग अब भी नाराज थी। तुम्हें आत्मा पत्थर चाहिए या नहीं? वह तुरंत आज्ञाकारी हो गई। मैंने काले भालू की ओर देखा। अगर मैं यहाँ सब कुछ खाली कर दूं तो क्या लू शियाओयान तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? काले भालू ने सिर हिला दिया। भैया, वह औरत इस समय मेरी हर बात मानती है। अगले दिन लू शियाओयान खाली हो चुकी आत्मा नस को देखती रह गई, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। तुमने ये सारे आत्मा पत्थर इस्तेमाल कर लिए? काले भालू ने सिर हिलाया। इतनी छोटी सी आत्मा नस तो मेरे दांतों के बीच की जगह भरने के लिए भी काफी नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे आधे महीने के भीतर शीत प्रतिरोधी कौशल जगाना है? मैंने अभी अभी इसका अनुभव किया और मुझे लगता है कि मैं जागृति की सीमा तक पहुंच गई हूं। ये सुनकर लू शियाओयान के चेहरे का भाव आखिरकार थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी ये शिकायत थी कि पूरी आत्मा नस काले भालू ने खा ली, जबकि भालू की आध्यात्मिक ऊर्जा में बस थोड़ा सा ही इजाफा हुआ था। जब तक तुम इसे जगा सकती हो तब तक ठीक है, बस तुम्हारी रक्त रेखा बहुत कमजोर है। तुमने इतना कुछ खा लिया, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा में बस इतना सा ही इजाफा हुआ। अगर तुम्हें मेरी कमजोर रक्त रेखा से इतनी नफरत थी तो शुरुआत में ही मुझे चुनने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुमसे मुझे चुनने की कोई मिन्नत नहीं की थी। अब तुम मुझ पर बहुत दबाव डाल रही हो। जब मुझ पर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है तो मुझे लगता है कि मेरी जन्मजात क्षमता शायद सही से जाग न पाए। लू शियाओयान अच्छी तरह जानती थी कि आधे महीने बाद जब भीषण ठंड का प्रलय आएगा तब काले भालू की जन्मजात क्षमता बेहद कीमती होगी। यह सुनकर कि काले भालू की जन्मजात क्षमता शायद जाग न पाए, वह तुरंत घबरा गई। दबाव मत महसूस करो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अगर मुझे तुम्हारी नीची रक्त रेखा से नफरत होती तो मैं शुरुआत में ही तुम्हें नहीं चुनती। ठीक है, मुझे साधना के लिए स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। जल्दी से किसी को भेजो और मुझे कुछ और स्पिरिट स्टोन्स दिलवाओ। ज्यादा नहीं, 10 ट्रक काफी होंगे। लू शियाओयान ने इतने जोर से दांत भींचे कि उसके मसूड़े लगभग खून से भर गए। 10 ट्रक? क्या यह ज्यादा है? अगर तुम मुझे 10 ट्रक दिलवा दो तो शायद मैं जाग जाऊं। 10 ट्रक? क्या यह ज्यादा है?
अगर तुम मुझे 10 ट्रक दिलवा दो तो शायद मैं एक उच्च श्रेणी की जन्मजात क्षमता जगा सकूं। 10 मील शीत प्रतिरोध, ये 10 किलोमीटर के दायरे में सभी को ठंड से बचा सकता है। 10 किलोमीटर। लू शियाओयान की आंखों में लालच की एक चमक झलक गई। अगर भीषण ठंड का प्रलय आ गया और वह 10 किलोमीटर के दायरे में सभी को पूरी तरह से ठंड से प्रतिरक्षित कर सकती है, तो फिर उसमें और एक प्रलयकालीन साम्राज्य में क्या फर्क रह जाएगा। लू शियाओयान ने दांत भींच ली। ठीक है, तुम रुको, 10 ट्रक ही सही, मैं तुम्हारे लिए उन्हें लेकर आती हूं। एक बार प्रलय आ गई तो पैसे सिर्फ कागज के ढेर के अलावा कुछ नहीं रह जाएंगे। हालांकि लू शियाओयान के परिवार के पास अपार शक्ति थी, लेकिन जब भी वह आने वाले भीषण ठंड के प्रलय के बारे में कुछ कहती तो हर कोई उसे मजाक ही समझता था। उन्हें यह और भी हास्यास्पद लगता था कि लू शियाओयान 10 ट्रक आत्मा पत्थरों का इस्तेमाल एक निम्न रक्त रेखा वाली आत्मा पशु को एक ऐसी जन्मजात क्षमता जगाने में करना चाहती है जो केवल ठंड से बचाव के लिए है और देखने में बेकार लगती है। अपने परिवार से समर्थन न मिलने के कारण लियू शियाओयान के पास बचपन से अपने परिवार और माता पिता से मिली हर चीज बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घर, गाड़ियां, उसके सभी डिजाइनर बैग्स और गहने। जब मैंने लियू शियाओयान को स्कूल में फिर से देखा तो वह पुराने फैशन से बाहर हो चुके कपड़े पहने हुए थी। यहाँ तक कि उसका दोपहर का खाना भी सिर्फ एक सादा भाप में पका हुआ बन और लाओ गान में चिल्ली क्रिस्प था। ये साफ था कि लियू शियाओयान ने सचमुच अपनी सारी जमा पूंजी काले भालू पर खर्च कर दी थी, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि अपनी पूरी संपत्ति बेचकर जो 10 ट्रक स्पिरिट स्टोन्स उसने हासिल किए थे, उनमें से काले भालू ने अपने लिए सिर्फ एक बहुत ही छोटा हिस्सा रखा था। बाकी के 99.99% सीधे मेरे और सफेद सांप की जेब में चले गए। मैं तो बस कभी कभी 1-2 स्पिरिट स्टोन साधना के लिए इस्तेमाल करता था ताकि आत्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना न भूल जाऊं। जहां तक बाकी स्पिरिट स्टोन्स की बात है, मैंने वे सारे सफेद सांप को दे दिए थे। सफेद सांप जिस रफ्तार से स्पिरिट स्टोन्स निकलती थी, बस इसलिए कि मैं आत्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना न भूल जाऊं। जहां तक बाकी स्पिरिट स्टोन्स की बात है, मैंने वे सारे सफेद सांप को दे दिए थे। सफेद सांप जिस गति से स्पिरिट स्टोन्स को निगलती थी, वह अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वह गहरी नींद में चली गई। जैसे ही स्पिरिट स्टोन्स उसके पास रखे जाते, वे एक शक्तिशाली खिंचाव से तुरंत ही पाउडर में बदल जाते थे। सिर्फ सफेद सांप की साधना से मुझे जो आत्मिक ऊर्जा वापस मिली, उसी ने मुझे मेरी पिछली जिंदगी से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया था। जहां तक लियू शियाओयान की बात है, उसके शरीर में अब भी जो आत्मिक ऊर्जा है, वह तो हमारी कक्षा के बाकी छात्रों की ताकत से भी कम है। काले भालू के लिए उसने अपने ऊपर एक भी स्पिरिट स्टोन इस्तेमाल नहीं किया था। काला भालू लगातार उसे भ्रमित कर रहा था। अगर मैं अपनी जन्मजात क्षमता सिर्फ इसलिए जागृत नहीं कर पाया क्योंकि तुमने मुझे एक स्पिरिट स्टोन कम दिया और मेरी जागृति असफल हो गई, तो समय आने पर मुझसे चेतावनी न मिलने का दोष मुझ पर मत डालना। सब लोग कहते थे कि लियू शियाओयान बर्बाद हो गई है। स्कूल के पहले ही दिन से जब लियू शियाओयान ने अपना दिमाग खो दिया और सबसे कमजोर ताकत और सबसे कम प्रतिभा वाले काले भालू को चुना, तब से उसकी मानसिक स्थिति असामान्य लगने लगी थी। इन अफवाहों और गपशप का सामना करते हुए लियू शियाओयान ने तिरस्कार से हंसते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तुम लोग जानते ही क्या हो, कुछ ही दिनों में तुम सब समझ जाओगे कि सही मैं ही थी। झुलसाती गर्मी के मौसम में एक रात अचानक तापमान तेजी से गिर गया। पूरी दुनिया में बर्फ के फाहे गिरने लगे। शुरुआत में लोग इसका मजाक भी उड़ाने लगे, कहते थे कि जून में बर्फ गिरना जरूर किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन अगले दिन दोपहर तक वैश्विक तापमान पहले ही -20 डिग्री तक गिर चुका था। लोग धीरे धीरे चिंता करने लगे, तापमान इतना असामान्य होने पर क्या कोई आपदा आने वाली है? बर्फ और भी तेजी से गिरने लगी और रुकने का कोई नाम नहीं था। बर्फीले मौसम में दुर्घटनाओं के डर से स्कूल ने सभी छात्रों को वापस कैंपस बुला लिया। लड़कियों के हॉस्टल में लियू शियाओयान ठंड से कांपती हुई खुद को रजाई में कसकर लपेटे हुए थी। काफी समय से साधना न करने के कारण उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद कमजोर थी, बस एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी सी अधिक। उसकी नाक ठंड से चमकदार लाल हो गई थी और वह बार बार टिश्यू से अपनी नाक पोंछ रही थी। काफी समय से साधना न करने के कारण उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद कमजोर थी, बस एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ी सी अधिक। उसकी नाक ठंड से चमकदार लाल हो गई थी और वह लगातार टिश्यू से अपनी बहती नाक पोंछ रही थी। ब्लैक बियर, क्या तुमने अपनी जन्मजात क्षमता जागृत कर ली है? काला भालू धीरे धीरे फर्श पर रखे आध्यात्मिक पत्थरों को चबा रहा था। 10 दिन बीत चुके थे और काले भालू का आकार पहले से कई गुना बड़ा हो गया था। वह मूल रूप से अपनी किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। मुझ पर जल्दी मत करो, लगभग हो ही गया है। लियू शियाओयान के दिल में धीरे धीरे संदेह उठने लगा। पिछले जन्म में शियाओ फान तो बस एक गरीब बच्चा था। चाहे वह खंडहरों की खोज में ही क्यों न जाता, वह काले भालू को ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर नहीं दे सकता था। यह तो इस जीवन से बिल्कुल तुलना नहीं कर सकता जहां मैंने उसे इतने सारे संसाधन दिए हैं। तो फिर पिछले जीवन में काले भालू ने अपनी जन्मजात क्षमता कैसे जागृत कर ली थी?
लेकिन इस जीवन में ऐसा लगता है कि वह नहीं कर पा रही है। काले भालू, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी मेहनत से साधना किसके लिए कर रहा हूँ और अब तुम मुझ पर ही शक कर रही हो? मैंने तो सोचा था भले ही मेरी जन्मजात क्षमता पूरी तरह जागृत न हुई हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी गर्माहट तो बांट ही सकता हूँ, लेकिन अब देखता हूँ तो बेहतर होगा कि ये आत्मा पत्थर मैं तुम्हें वापस कर दूं। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मेरी घनी फर के साथ तुम्हारे आत्मा पत्थरों के बिना भी कड़ी सर्दी मुझे मार नहीं सकती। मुझसे गलती हो गई, सब मेरी ही गलती है। मैं तो बस गुस्से में बोल गया था। तुम आत्मा पत्थर इस्तेमाल करती रहो, तुम्हारी जन्मजात क्षमता का जागना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। काले भालू ने ठंडे स्वर में नाक सिकोड़ी और फिर से जमीन पर पड़े आत्मा पत्थरों को चबाने लगा। आत्मा पत्थर चबाते हुए काले भालू ने लियू शाओयान के साथ थोड़ा सा गर्माहट भी बांटी। वाकई वह गर्माहट बहुत ही थोड़ी थी। उसे डर था कि अगर असली प्रलय आने से पहले ही लियू शाओयान ठंड से मर गई तो फिर मजा नहीं रहेगा। अपने शरीर पर थोड़ी सी गर्माहट महसूस करते ही लियू शाओयान ने काले भालू पर शक करना बंद कर दिया। लियू शाओयान ने काले भालू पर शक करना बंद कर दिया। जब एक इंसान और एक जानवर के बीच अनुबंध बन जाता है तो चाहे इंसान साधना करे या जानवर, वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का 1/10वां हिस्सा दूसरे पक्ष को लौटा देते हैं। काले भालू ने जो आध्यात्मिक ऊर्जा लियू शाओयान को लौटाई वह हमेशा बहुत ही कमजोर रही थी। इसे ऐसा लगता था कि काले भालू ने सच में ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित नहीं की थी। लेकिन जो बात लियू शाओयान नहीं जानती थी वह यह थी कि काले भालू ने आध्यात्मिक ऊर्जा कम अवशोषित या परिवर्तित नहीं की थी, बल्कि वजह यह थी कि उसने काले भालू के साथ जो अनुबंध किया था वह एक स्वामी सेवक अनुबंध था। काला भालू उसे कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा लौटाएगा यह पूरी तरह भालू की इच्छा पर निर्भर करता था। एक और डॉर्मिटरी के कमरे में मैं सिरहाने के सहारे टिककर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर फिल्म देख रहा था। कमरे में मौजूद सभी स्पिरिट स्टोन पहले ही अवशोषित होकर धूल में बदल चुके थे। फिर भी सफेद कश्मीरी गलीचे पर कुंडली मारे बैठा सफेद सांप अब तक नहीं जागा था। अब तक सफेद सांप अनजाने में ही अपने शावक अवस्था से बाहर निकलकर एक वयस्क आत्मा पशु के आकार का हो गया था। वह पानी की बाल्टी जितना मोटा हो गया था और उसकी शुद्ध सफेद चमड़ी अंधेरे में हल्की ठंडी चमक के साथ दमक रही थी। मैं बिस्तर से उठकर सफेद सांप की चमड़ी पर हाथ फेरने लगा, उसमें छुपी हुई शक्तिशाली जीवन शक्ति को महसूस करते हुए। दीवार घड़ी धीरे धीरे आधी रात के करीब पहुंच रही थी। सच्चा प्रलय अब आने ही वाला था। इस जीवन में सफेद सांप को प्रलय के पहले ही दिन ठंड से मर जाना नहीं चाहिए, है ना? जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए वैश्विक तापमान एक बार फिर से खाई में गिर गया। कमरे में लगे थर्मामीटर ने दिखाया कि इंडोर तापमान पहले ही -50 डिग्री तक पहुंच चुका था। मैं एक साधक था और सफेद सांप से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण मेरे शरीर में इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी कि मैं इस स्तर की ठंड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता था। बाहर बर्फ और भी तेजी से गिर रही थी, जिससे जमीन पूरी एक मंजिल गहराई तक दब चुकी थी। क्लास टीचर ने ग्रुप चैट में हाजिरी लेना शुरू किया। सभी से अपनी वर्तमान स्थिति बताने को कहा। अगर कोई छात्र और सहन नहीं कर पाता तो स्कूल तुरंत बचाव अभियान शुरू कर देगा। साथ ही अत्यधिक ठंड के कारण सभी से अपनी वर्तमान स्थिति बताने को कहा गया। अगर कोई छात्र और सहन नहीं कर पाता तो स्कूल तुरंत बचाव अभियान शुरू कर देता। साथ ही अत्यधिक ठंड के कारण स्कूल में स्टाफ की कमी हो गई थी और तुरंत एक बैच स्वयं सेवकों की भर्ती की गई। मैंने स्वयं सेवक बनने के लिए नाम लिखवाया और विभिन्न डॉर्म में छात्रों को सामान वितरित करने लगा। जब मैं लड़कियों के डॉर्मेट्री में पहुंचा और लू शाओयान के कमरे के दरवाजे के पास से गुजरा तो मैंने उसे सीधे नजरअंदाज कर दिया। छात्रों ने लगातार क्लास ग्रुप चैट में रिपोर्ट किया कि उन्हें उनका सामान मिल गया है। ये क्या हो रहा है? मेरा सामान कहाँ है? मैंने सीधे कुछ तस्वीरें ग्रुप चैट में भेज दी। वे सारी तस्वीरें इस बात का सबूत थीं कि लू शाओयान ने सुपरमार्केट से बहुत सारा सामान खरीदकर पहले ही स्कूल में जमा कर लिया था। स्कूल ने कहा कि इस समय सामान बेहद कम है, भारी बर्फबारी अब भी जारी है और शायद ये बहुत लंबे समय तक नहीं रुकेगी। मैंने सोचा, क्या सामान उन लोगों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? क्लासमेट्स ने तुरंत ग्रुप चैट में कमेंट करना शुरू कर दिया। क्या क्लास मॉनिटर को पहले से कुछ पता था? उसने इतना सारा खाना और रोजमर्रा का सामान क्यों खरीदा? उसके पास पहले से ही इतना सारा सामान है, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि हमसे और के लिए लड़ रही है। क्या वह क्लास मॉनिटर नहीं है? वह अपना सामान हमारे साथ क्यों नहीं बांट सकती? अचानक लू शाओयान को सबने नैतिक ऊंचाई से जज करना शुरू कर दिया। लू शाओयान ने मुझे फिर से टैग किया। बहाना बनाना बंद करो। क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि भीषण ठंड का प्रलय आने वाला है? तुमने भी ढेर सारा सामान जमा किया था, तो तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं निकालती और बांटती? मैंने 2 खाली इंस्टेंट नूडल के डिब्बों की तस्वीरें भेजी। मुझे नहीं पता कि तुम किस भीषण ठंड के प्रलय की बात कर रही हो। सबको पता है कि मेरा परिवार गरीब है। मैंने तो इतनी सारी इंस्टेंट नूडल्स सिर्फ इसलिए खरीदी थी क्योंकि मैंने देखा था कि सुपरमार्केट में सेल चल रही थी। मैंने वे सारी नूडल्स अपने सहपाठियों में बांट दी।
शिक्षक ने भी ग्रुप चैट में पुष्टि की कि हर किसी को जो 10 पैक इंस्टेंट नूडल्स मिले हैं वे शियाओ फान ने अपनी खुद की सप्लाई से बांटे थे। सहपाठी फिर से ताने मारने लगे। हर किसी को जो 10 पैक इंस्टेंट नूडल्स मिले वे शियाओ फान ने अपनी खुद की सप्लाई से बांटे थे। सहपाठी फिर से ताने मारने लगे। क्या किसी ने यह देखा? शियाओ फान तुमसे कहीं ज्यादा उदार है। भीड़ के सामने बहस न कर पाने के कारण लू शियाओयान ग्रुप चैट में चुप हो गई, लेकिन उसने मुझे पहले ही एक निजी संदेश भेज दिया था। शियाओ फान, तो क्या हुआ अगर तुम अच्छी छवि बनाना चाहते हो? वो बेकार सफेद सांप जिसे तुम पाल रहे हो शायद अब तक ठंड से मर चुका होगा, है ना? मैंने उस सफेद सांप को देखा जो कालीन पर शांति से सो रहा था और लू शियाओयान को एक वीडियो भेजा। क्या तुम उसी सफेद सांप की बात कर रही हो जो लकड़ी की तरह सो रहा है? वीडियो में भले ही सफेद सांप की आंखें बंद थीं, लेकिन उससे निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें साफ तौर पर साबित कर रही थीं कि वह सांप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय जी रहा है। असंभव, तुम्हारा यह वीडियो जरूर पहले से रिकॉर्ड किया गया है। वो बेकार सांप बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और उसका शरीर भी बहुत नाजुक है। अब तक तो वह निश्चित रूप से ठंड से मर चुका होगा। मैंने एक जम्हाई ली और लू शियाओयान के संदेशों का जवाब देना बंद कर दिया। शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की सुरक्षा के बावजूद इतनी कड़ाके की ठंड में मुझे फिर भी थोड़ी सिहरन महसूस हो रही थी। मैंने अलमारी खोली, सोच रहा था कि एक अतिरिक्त कंबल निकालकर खुद को ढक लूं। अचानक एक गर्म आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर ने मेरे शरीर को घेर लिया। मैं इस एहसास से बहुत अच्छी तरह परिचित था। ये वही गर्माहट थी जो काले भालू के अपनी ठंड सहन करने की क्षमता साझा करने से आती थी। अरे श्योंग, हमारे बीच कोई अनुबंध तो है नहीं। क्या तुम फिर भी अपनी जन्मजात क्षमता मेरे साथ साझा कर सकते हो भाई? मैंने सफलतापूर्वक 10 मील ठंड सहनशीलता जागृत कर ली है। तभी मुझे अचानक याद आया कि काले भालू की जन्मजात क्षमता सिर्फ ठंड सहनशीलता नहीं थी, बल्कि 10 मील ठंड सहनशीलता थी। बस मेरी पिछली जिंदगी में मेरी व्यक्तिगत क्षमता आखिरकार सीमित ही थी। कम समय में पर्याप्त आत्मा पत्थर न होने के कारण, जिससे काले भालू अपनी पूरी जन्मजात क्षमता जागृत कर सके, काले भालू ने मुझे बचाने के लिए अपनी पूरी जन्मजात क्षमता जागृत कर ली। काले भालू ने मुझे बचाने के लिए जबरदस्ती अपनी जन्मजात क्षमता जागृत की, जिससे ठंड सहनशीलता का एक घटिया संस्करण प्राप्त हुआ। लू शियाओयान कैसी है? काले भालू ने मेरे साथ दृश्य साझा करना शुरू किया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि एक बार काले भालू ने अपनी क्षमता जागृत कर ली तो वह निश्चित रूप से भीषण ठंड से नहीं डरेगी। लू शियाओयान ने बिल्कुल भी अतिरिक्त कंबल नहीं खरीदे थे। इस समय वह केवल एक पतली गर्मियों की रजाई में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा ठंड से पहले ही नीला सा पड़ गया था और उसके दांत बेकाबू होकर कटकटा रहे थे। क्या तुम अब भी सफलतापूर्वक जागृत नहीं हो पाई हो? काला भालू बिस्तर पर कूद गया और अपनी पीठ से उसे धक्का दिया, जिससे लू शियाओयान सीधे फर्श पर गिर गई। उसका अकड़ा हुआ शरीर जोर से आवाज करते हुए ठंडी फर्श पर जा टकराया। कौन जाने कितनी हड्डियां टूट गई होंगी। लू शियाओयान दर्द से कराह उठी। तुम क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक अच्छी खबर है। मैं सफलतापूर्वक जागृत हो गई हूँ। ये सुनकर, लेकिन मैंने कब कहा था कि मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करने वाली हूँ? मैं तुम्हारी मालिक हूँ। मैंने तुम्हें जागृत कराने के लिए तुम पर इतने सारे आत्मा पत्थर फेंक कर दिवालियां हो गई। आखिर किस अधिकार से तुम इसे मेरे साथ साझा नहीं कर रही हो? वह अनुबंध, हमने एक अनुबंध किया था। चाहे तुम इसे मेरे साथ साझा न भी करो, मैं फिर भी तुम्हारी क्षमता का उपयोग कर सकती हूँ। लू शियाओयान ने बेतहाशा अनुबंध की शक्ति का उपयोग करके काले भालू की क्षमता साझा करने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक महसूस किया कि वह अनुबंध के भीतर की शक्ति को बिल्कुल भी सक्रिय नहीं कर पा रही है। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, आखिर हमने किस तरह का अनुबंध किया था। लू शियाओयान ने अनुबंध को फिर से ध्यान से जांचा तो पाया कि 2 हिस्से। अनुबंध को फिर से जांचने पर पता चला कि वास्तव में सूत्र के 2 हिस्सों में बदलाव के संकेत थे। अब साफ साफ देख लिया, यह एक स्वामी दास अनुबंध है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी क्षमता साझा करने के लायक हो? लू शियाओयान फर्श पर पड़ी थी, जैसे लकड़ी की मुर्गी, स्तब्ध और अवाक। तुम भी पुनर्जन्म ले आए थे? सिर्फ मैं ही नहीं, भाई शियाओ फान भी पुनर्जन्म ले आया था। पिछले जन्म में तुमने दूसरों के साथ मिलकर हमें मार डाला था और मेरा मांस खा लिया था। इस जन्म में कर्ज वसूलने की बारी हमारी है। लू शियाओयान की आंखों में डर की झलक थी। तो क्या हुआ अगर तुम पुनर्जन्म ले आए हो? शियाओ फान ने उस बेकार सफेद सांप से अनुबंध किया था। एक बार सफेद सांप मर गया तो खून के अनुबंध के कारण शियाओ फान भी मर जाएगा। काले भालू को उस पर और शब्द बर्बाद करने की कोई परवाह नहीं थी। वह मुड़ी और चली गई। जिस दिन भीषण ठंड का प्रलय आया, उस दिन से वैश्विक तापमान सार्वजनिक नहीं किया गया। बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह बिजली आपूर्ति प्रणाली, पानी की आपूर्ति प्रणाली और नेटवर्क प्रणाली पूरी तरह से ढह गईं। उस रात कई लोग फिर कभी नहीं जागे। 5 दिन बाद स्कूल में व्यवस्था पूरी तरह से अराजकता में बदल गई थी। कई छात्रों का सामान खत्म हो गया था और वे पानी के लिए दूसरे डॉर्म में लूटपाट करने निकल पड़े थे। मेरे दरवाजे के बाहर कुछ ऐसे छात्र थे जिनकी जागृत क्षमताएं मुझसे अधिक मजबूत थीं और उनकी नजर मुझ पर थी।
मैंने अपनी वर्तमान ताकत का आकलन किया। काले भालू की ठंड सहन करने की क्षमता मेरे शरीर की रक्षा कर रही थी और सफेद सांप द्वारा मुझे दी गई विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण स्कूल के कई शिक्षक भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। चाहे वे संख्या में अधिक हों, मुझे जरा भी डर नहीं था। दरवाजे पर बेतहाशा दस्तक सुनते हुए मैंने अपनी हथेली में पहले ही आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर ली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरे कमरे से अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह बाहर की ओर फैल गया। सिर्फ आवाज सुनकर ही मैं बाहर लोगों के उड़कर गिरने का दृश्य आसानी से कल्पना कर सकता था। सफेद सांप अभी भी कंबल पर कुंडली मारकर आंखें बंद किए हुए थीं। एक आवाज कंबल पर, उसकी आंखें बंद थीं। मेरे कमरे से दिव्य टेलीपैथी के माध्यम से उत्पन्न एक आवाज प्रसारित हुई। वह एक ठंडी, उदासीन, फिर भी बेहद भव्य आवाज थी। दफा हो जाओ। बाहर के लोग घबराकर भाग खड़े हुए, एक दूसरे पर गिरते पड़ते। मैंने सफेद सांप के सिर को सहलाया। लिंग शुआंग, क्या तुम जाग रही हो? किसी ने लू शियाओयान के डॉर्म में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें काले भालू ने भगा दिया। काले भालू की मौजूदगी के कारण लू शियाओयान अभी तक मरी नहीं थी, लेकिन वह मौत से ज्यादा दूर भी नहीं थी। वह फर्श पर पड़ी थी, उसकी टूटी हड्डियों के घावों से बदबू आ रही थी। हर बार जब वह बेहोश होने लगती, काला भालू उसे थप्पड़ मारकर जगा देता। काले भालू की याददाश्त बहुत तेज थी और वह गहरी दुश्मनी रखता था। पिछले जीवन की अपनी यादों के सहारे उसने उन सभी लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने लू शियाओयान के साथ मिलकर हमें मारने की साजिश रची थी। उसने उन्हें एक एक करके ढूंढा और अपनी एक ही पंजे की मार से सबको मार डाला। स्कूल में बचे हुए लोगों का उससे कोई बैर नहीं था, इसीलिए काले भालू ने छुपना छोड़ दिया और अपनी क्षमता 10 मील शीत प्रतिरोध सक्रिय कर दी। पूरे स्कूल परिसर में एक गर्म धारा सभी के शरीर में ऐसे दौड़ गई जैसे किसी देवता का आशीर्वाद हो। यहाँ तक कि लू शियाओयान, जो मरने के लिए फर्श पर पड़ी थी, ने भी आखिरकार शीत प्रतिरोध का एहसास किया। एक झुलसाती हुई गर्म धारा उसके पूरे शरीर में सीधे बह गई। दूसरों के लिए यह एक आशीर्वाद हो सकता था, लेकिन उसके लिए यह एक मौत का फरमान था जिसने उसकी जीवन शक्ति के क्षरण को और तेज कर दिया। ये सिर्फ उसकी हड्डियां नहीं थीं। पिछली टक्कर के दौरान उसके कई आंतरिक अंग फट गए थे। ठंडी तापमान की वजह से सड़न की गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब अचानक पिघलने पर, और वह भी ऐसे जैसे माइक्रोवेव में धीमी आंच पर मांस पिघलाया जा रहा हो, लू शियाओयान के आंतरिक अंग पूरी तरह से काम करना बंद करने लगे। वह फर्श पर खाली निगाहों से लेटी रही, धीरे धीरे अपना शरीर हिलाती रही, मानो कोई अधिक आरामदायक स्थिति खोजने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से धीरे धीरे बैंगनी रंग का खून रिसने लगा। मरने तक उसने अपनी आंखें कभी बंद नहीं की। दृश्य साझा करना समाप्त करने के बाद भी उसने अपनी आंखें कभी बंद नहीं की। दृश्य साझा करना समाप्त करने के बाद मैंने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा हुआ कि छुटकारा मिला। उस सुबह जल्दी मुझे असाधारण रूप से गर्माहट महसूस हुई। आंखें खोलते ही मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर एक नरम आकृति से कसकर लिपटा हुआ है। वह चेहरा सांस रोक देने वाला सुंदर था। उसकी त्वचा मलाईदार जेड जैसी थी और उसकी भौहें दूर के पहाड़ों जैसी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें कसकर बंद थीं और उसकी लंबी पलकें तितली के पंखों की तरह फड़फड़ा रही थीं। उसके बर्फ जैसे सफेद बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे और मेरे शरीर पर बिखरे हुए थे। उसका शरीर गर्म था और उसकी गोरी त्वचा हल्की ठंडी रोशनी में चमक रही थी, जैसे चांदनी से बनी कोई परी हो। जैसे ही मैंने हल्का सा संघर्ष किया, उसकी संकरी फीनिक्स जैसी आंखें धीरे धीरे खुल गईं, जिनमें फीकी चांदी जैसी अमानवीय लंबवत पुतलियां थीं। उस जानी पहचानी आभा ने मुझे संकोच से पुकारने पर मजबूर कर दिया, लिंग शुआंग। उस महिला के होंठों के कोने खुशी से ऊपर उठ गए। उसने अपने शरीर को पलटते हुए सीधे मुझ पर सवारी कर ली। ठंडी हवा तुरंत मेरी त्वचा को छू गई, लेकिन उसी समय उस महिला की ठंडी फिर भी गर्म आभा ने भी मुझे घेर लिया। वह झुक गई। उसके झरने जैसे सफेद बाल मेरे चेहरे पर गिर गए, जिनमें हल्की सुरुचिपूर्ण खुशबू थी। मैंने पलकें झपकाईं, घबराहट में उसकी ओर देखा। वह सांस रोक देने वाली खूबसूरत चेहरा ठीक मेरे सामने था। उसकी त्वचा सफेद जेड से भी अधिक पारदर्शी थी, शुद्ध फिर भी बेहद आकर्षक। उसके पीछे एक बर्फ जैसी सफेद पूंछ बेचैनी से हिल रही थी। एक ठंडी मोहक आवाज ऊपर से आई, मानव पुरुष, क्या तुमने मुझे याद किया? ठीक है, सिर्फ मानव पुरुष और मुझे जैसे शब्दों के आधार पर मैं पूरी तरह से निश्चित था कि यह लिंग शुआंग ही थी। मैंने शांत भाव से उसकी ओर देखा। आखिरकार तुम जागने के लिए तैयार हो गई हो। वह हल्के से हंसी। उसकी हंसी हवा में बजती घंटियों जैसी मधुर थी। क्या तुम मेरे लिए चिंतित थे? अगर तुम मर जाती तो मुझे भी तुम्हारे साथ दफन होना पड़ता। उसने अपना सिर झुकाया और अचानक मेरे गाल पर एक हल्की चोंच मारी। मैं अब भी हमेशा की तरह जिद्दी था। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। लिंग शुआंग, क्या इंसानी रूप लेने के बाद यही पहली चीज है जो तुम करती हो? लिंग शुआंग की मुस्कान और गहरी हो गई। ये पहली चीज नहीं है, ठीक है? मैंने तुम्हें पहले भी चाटा था।
हमारा सौदा पहले ही पक्का हो चुका है। उसके जागने में इतना समय लगने का कारण यह था कि वह अपनी जन्मजात क्षमता को जगा रही थी। लिंग शुआंग का रक्तवंश अत्यंत कुलीन था, इसलिए उसकी जन्मजात क्षमता को जगाना अन्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। सौभाग्य से इतने दिनों के बाद वह आखिरकार सफल हो गई। लिंग शुआंग, तुम्हारी जन्मजात क्षमता क्या है? लिंग शुआंग ने लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया। बड़ी, ये क्या बात हुई? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़े अजीब भाव से उसकी छाती की ओर नजर डाली। लिंग शुआंग ने मेरी ओर आंखें घुमाई। मेरा मतलब था कि मेरी जन्मजात क्षमता की सीमा बहुत बड़ी है। यू लेशन, तुम क्या सोच रहे थे? हम बात कर ही रहे थे कि न जाने कब बाहर बर्फबारी रुक गई थी। घने बादल एक एक कर छंट गए और लंबे समय बाद सूरज आसमान में दिखाई दिया, जिसकी गर्म धूप धरती पर बिखर गई। मैंने स्कूल के भीतर से खुशी की एक जोरदार आवाज सुनी। देखो सब लोग, सूरज निकल आया है। तापमान भी पहले जितना ठंडा नहीं लग रहा। ये बहुत अच्छा है। प्रलय आखिरकार गुजर रही है। मैंने सुना कि लिंग शुआंग की आवाज धीमी हो गई। स्वर्गीय दानव अजगर एक प्राचीन दिव्य पशु है। मेरी जो जन्मजात क्षमता जागृत हुई है वह है 10,000 चीजें बढ़ती हैं। लिंग शुआंग का मनमोहक चेहरा मेरे कान के पास था। उसकी गर्म सांसें है 10,000 चीजें बढ़ती हैं। लिंग शुआंग का मनमोहक चेहरा मेरे कान से सटा हुआ था। उसकी गर्म सांसें धीरे धीरे मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसकी बर्फ जैसी सफेद पूंछ मेरी कमर के चारों ओर लिपट गई, जैसे वह नखरे कर रही हो, कसती जा रही थी। शियाओ फान, मैंने पूरी दुनिया को बचा लिया। अब तुम मुझे क्या इनाम दोगे? मैंने खिड़की से बाहर उस दुनिया को देखा जो फिर से जीवन से भर रही थी। फिर अपने बगल में बैठी बेहद खूबसूरत महिला की ओर देखा। मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी पेशानी पर थपकी दी। तुम छोटी शरारती, क्या सोच रही हो? लिंग शुआंग ने मुझे घूरा, गुस्से में अपने गाल फुला लिए। उसकी बर्फ जैसी सफेद पूंछ उसके पीछे आगे पीछे हिल रही थी, लेकिन उसकी हल्की चांदी जैसी लंबवत पुतलियों में मुस्कान झलक रही थी। दरवाजे के बाहर अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। भैया, मैंने भी मानव रूप ले लिया है। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक नन्ही छोटी सी लड़की जिसके सिर पर भालू के कान थे दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन मैं एक नजर में ही समझ गया कि वह काला भालू है, क्योंकि उसकी त्वचा स्वस्थ गेहूं के रंग की थी। जब वह काला भालू थी तो काफी बड़ी थी, लेकिन मानव रूप लेने के बाद वह इतनी छोटी बच्ची कैसे बन गई? लिंग शुआंग ने मेरे पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। मेरी छोटी बहन सच में इतनी बदसूरत हो गई है? काला भालू उदास नजर आ रहा था। मुझे तो लगता है मैं काफी अच्छी दिखती हूँ। मैंने इस भालू और सांप को झगड़ते हुए देखा और मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में हमें लू शियाओयान ने मार डाला था। इस जन्म में न सिर्फ हमने अपनी बदला सफलतापूर्वक ले लिया, बल्कि एक नई शुरुआत भी की। अत्यधिक ठंड का प्रलय आखिरकार गुजर गया था और मेरी कहानी तो बस शुरू ही हुई थी।